से समझते हैं क्या कारण है इस गिरावट के पीछे और इन स्तरों पर करना कैसा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो सबसे पहले तो यही बताइए कि बाजार इतना टूटे क्यों? नेहा जी और पूजा जी, आप दोनों को नमस्कार। मेरे अनुपस्थित होने का फायदा आप गुड आफ्टरनून करके उठा रही है, लेकिन आज के आफ्टरनून में कुछ भी अच्छा है नहीं। बिल्कुल। एक्सेप्ट कि हाँ, एक मौका जरूर बाजार ने दिया था दिन के दौरान सुबह सुबह ऊपर में बेचने का, शायद वही अच्छा था। उसके अलावा तो सब कुछ खराब है। जोर से गिरे हैं। इसके कुछ कारण हैं। जाहिर सी बात है, इतनी गिरावट हो तो एक से ज्यादा कारण होंगे। तो सबसे पहला कारण तो यही कि सीरीज के पहले दिन जो शुक्रवार को हमने एफआईएस की बड़ी बिकवाली के आंकड़े देखे थे, ये बाजार को परेशान करते दिखे। अभी अनएक्सपेक्टेड थे, न तो शुक्रवार की स्क्रीन देखकर ऐसा लगा था, और नई मार्च की सीरीज के अंत में जिस तरह से एफआईएस से लौटते हुए दिख रहे थे, तो लोगों को मन में यह था कि शायद अप्रैल की सीरीज में बेचेंगे तो भी ट्रम्प की पॉलिसीज को देखने के बाद, पहले नहीं। तो उस हिसाब से जो बिकवाली का आंकड़ा है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। नंबर दो, मार्च सीरीज के अंत में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सारा मिला था, इस वजह से भी बाजार गिरने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब अप्रैल सीरीज में शॉर्ट तो रहे नहीं, क्योंकि आपकी सीरीज खत्म हो चुकी है। या तो फ्रेश खरीदारी चाहिए, और जब फ्रेश खरीदारी ना हो तो फिर ये दिक्कत होती है। तो ये दो रीजन तो आप एफआईएस की बिकवाली और से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में अमेरिका में भारी उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी होती हुई दिख रही है। ये एक और बड़ा कारण है जिससे भी भारतीय बाजार थोड़े से डरे हुए तो हैं। कल टैरिफ पर ट्रम्प साहब का एक्शन जो भी होगा, इसको लेकर चिंताएं हैं, डर का माहौल है। और आखिर में खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स भी अभी इंतजार करें कि चलिए एक बार वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहें, क्योंकि 1900 पॉइंट की एक तरफा तेजी होने के बाद जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि नए जो भी खरीदारी के मूड में है वो इस बात का इंतजार करें कि एक बार टेरिफ को लेकर सिचुएशन साफ हो जाए, फिर देखेंगे। तो ये 5 कारण है जिनकी वजह से आज गिरावट थोड़ी तेज होती है। बिल्कुल, ये तो थे गिरावट की वजह, लेकिन अनिल साहब ये हम देख रहे हैं कि निफ्टी 23,200 के नीचे है, बैंक निफ्टी भी 51,000 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो किन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग होने पर अब खतरा और बढ़ जाएगा? लगभग ये लेवल जिनके नीचे खतरा बढ़ता है, तो 23,200 23,175 निफ्टी का लेवल है। इसके नीचे बंद होने पर आपको कमजोरी और बढ़ती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी के लिए 50,600 का वो इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे बंद होने पर ये समझिए कमजोरी और बढ़ेगी। वैसे तो 23,400 के नीचे से ही आप कमजोर होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप शुक्रवार के लोड को तोड़ेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए 51,000 के नीचे आते ही वो लो तो आप तोड़ चुके हैं, तो इफेक्टिवली उनके नीचे भी खराब ही है। लेकिन अगर ये दो लेवल अगर इसके नीचे खराब होते हैं, खराब बंद होते हैं, तो फिर इसके नीचे आपको तेजी की ट्रेडिंग की जो पोजीशन है वो आपको खत्म कर लेनी चाहिए, बिल्कुल साफ है। अब अगर इंटरडे में रिकवरी मिले तो क्या करना है, जैसा कि एक सुबह मिली थी। अब सबकी इच्छा है, सुबह लोगों ने सोचा नहीं था रिकवरी मिल गई, अब सब सोच रहे हैं तो मिल रही है। और सुबह भी हम बात यही कर रहे थे कि देखिए, जैसे आप सोचेंगे कि बाजार अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं और तुरंत सप्लाई आती है, और जैसे आप सोचते हैं बाजार बहुत जोर से घट रहे हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी आती है। तो अब रिकवरी में 23,400 23,500 की रेंज वापस मिले, वहां पर आपको हल्का करना चाहिए। 51,200 से 51,325 की रेंज अगर निफ्टी में ऊपर की तरफ आए बैंक निफ्टी में, तो वहां पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, ये ध्यान में रखें। तो जैसे कि आज सुबह दिया था 23,500 23,700 की रेंज में एक अच्छा मौका दिया था, जो हमने सुबह सेल रेंज दी भी थी, उसमें एक अच्छा मौका दिया। बैंक निफ्टी ने भी 51,575 51,700 की रेंज में एक अच्छा मौका दिया। तो अगर क्लोजिंग में अगले 1.5 घंटे में एक रिकवरी मिले तो वहां पोजीशन हल्की कीजिए जी। वेरी वेल। तो सर फिर यही स्ट्रैटेजी लगानी है और कोई स्टॉप लॉसेस को लेकर कुछ अलग से एहतियात बरतना है? देखिए, 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला तो कि टेक्निकली बाजार में कमजोरी के सारे संकेत फिर से आ रहे हैं। पिछले 4 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी, मतलब 4 दिन में आज का भी मिला के बोल रहा हूँ मैं, लोअर लोअर और लोअर हाइज बना रहे। दिन के दौरान पिछले दिन का हाई नहीं तोड़ रहा, और दिन के दौरान पिछले दिन का लो बना के नीचे बंद होता दिख रहा है। ऐसे में जब तक टैरिफ की स्थिति साफ ना हो, फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। ऊपर के लेवल में आज जो तेजी से गिरावट आई, उसमें तेजी करने वाले ट्रेडर्स काफी बुरी तरह से फंसे हैं, और उनके स्टॉप लॉसेस बहुत ट्रिगर होंगे डेफिनेटली। और इस वोलेटिलिटी को देखते हुए दोनों तरफ के स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। सुबह आप अगर समझो शॉर्ट करके सुबह सुबह स्टॉप लॉस नहीं रखते तो दिक्कत हो जाती, एकदम ऊपर में करता है। ऊपर में खरीद के अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो एकदम बॉटम पर, तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर करना चाहें तो फिर यही करना है। दूसरा ये कि वॉलेटिलिटी को देखते हुए आप स्टॉप लॉस तो रखें, बेहतर ये है कि ट्रेड ना करें। अगर ना करें तो बेहतर, और फिर भी किसी को करना ही है तो ये मार्केट है जिसमें ओवरनाइट पोजीशन आपको नहीं के बराबर रखनी चाहिए, ना रखें तो बेहतर। सावधानी रखें, कम से कम पार्टिसिपेशन रखें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है।
तो बेहतर तो यही होगा, जैसे सर कह रहे ट्रेड ना करें, लेकिन आप फिर भी करना चाहते हैं तो ओवरनाइट पोजीशन आप बिल्कुल ना रखें और बिना स्टॉप लॉसेस के तो इस मार्केट में काम करना नहीं है। निफ्टी लेकिन आज हमने देखा कि शुरुआत में ठीक ठाक थी, रिकवरी के भी संकेत थे, लेकिन फिर मार्केट यहां पर टूट गए। तो कैसे ट्रेड किया जाए इस तरह के मार्केट को? यहाँ स्टेबिलिटी कब मिलेगी? बॉटम कहाँ बनता दिख रहा है? जी गुड आफ्टरनून नेहा। देखिए, ये साल जो है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। जो सबसे पहला जो फैक्टर मार्केट पॉजिटिवली लेगा वो होगा अर्निंग्स में रिकवरी। और हमें लगता है कि Q4 होगा वो लास्ट क्वार्टर जहां पर अर्निंग्स वीक रहेंगे, और इसके बाद Q1 से हमें अर्निंग्स रिकवरी देखने को मिलेगी जो कि मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा। तो ऑलरेडी हमें एक लगता है कि एक जो जो नियर टर्म बॉटम है वो ऑलरेडी बन चुका है, वहां से हम थोड़ा बहुत रिकवर कर चुके हैं। और Q4 में कमेंट्रीज जो आएंगे वो भी आगे जाकर जो है सेक्टरल रोटेशन, आप स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर काफी एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक फोकस्ड है जहां पर ग्रोथ बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है। ग्लोबल लिंक सेक्टर्स है वहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। अभी ट्रम्प के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स कल से लागू होंगे तो वो भी अनाउंसमेंट होगा, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स पे दबाव पड़ेगा, और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। डोमेस्टिक सेक्टर में दो सेगमेंट है जहां हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ इस साल देखने को मिलेगी। एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स है। अब नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी मीट भी है जहां पर एक और 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की उम्मीद है। तो हमें लगता है कि सबसे बेटर जो इक्विप्ड है इस सिचुएशन को बेनिफिट करने के लिए वो एनबीएफसीज है। और अगर आप खास हम देखें तो इसमें से जो कंज्यूमर ड्रिवन एनबीएफसीज है जैसे कि बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये सेगमेंट्स जो है ये स्टॉक्स इन इन पे बेटर इक्विप्ड हैं टू बेनिफिट फ्रॉम द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, और यहाँ पे ग्रोथ होने को देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और नॉट ओनली एफएमसीजी बट अगर आप देखें तो ब्रॉडर कंजम्पशन थीम जो है, ड्यूरेबल्स है जिनको गर्मी की वजह से अच्छी ग्रोथ मिल रही है, और ओवरऑल बेवरेज है, होटल्स है, ट्रैवल टूरिज्म है, ये सारे सेगमेंट्स है जहां पर इस साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन टेक्निकली बाजार आपको प्लेस कैसा लग रहा है? और टेक्निकली छोड़िए, अदरवाइज ऑल्सो मार्केट का मूड माहौल देखकर, मैक्रोस को देखकर क्या क्या फीलिंग आ रही है? देखिए, ट्रम्प साहब जब पिछली बार भी 4 साल थे तो वो चीजों को थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा कर देते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बट अंतोगत्वा होना वही है जो संसार कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के चलाए संसार नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में इमोशंस को वो बड़ा जरा इफेक्ट कर देते हैं। आदमी बड़े रियलिस्टिक और रीजनेबल है। 4 साल तक उनके पिछले टर्म में कोई वॉर नहीं हुई थी। इस बार लगता है फिर भी एक वॉर हो जाएगी। मुझे लगता है इजराइल का जो मामला पेंडिंग है, और साइबर रैटलिंग वो खुद कर रहे हैं ईरान की। अपनी पिछले से पिछले मंगलवार को ये बात हुई थी कि क्रूड में एक बड़ा बॉटम बन रहा है और ईरान इसराइल का थिएटर लौटेगा कल। उन्होंने वो आवाजें शुरू कर दी। तो एक तरफ रशिया का वॉर थम जाए, कम हो जाए, बिल्कुल टेपिड हो जाए, और दूसरी तरफ इजराइल का एक थिएटर जो पेंडिंग है, वो इजराइल ना माफ करता है ना भूलता है। वो थिएटर आना बाकी, क्रूड की चार्ट वो बता रही है। वहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन नीचे का दे दिया। यूएस बॉन्ड्स में तगड़ी रैली होनी चाहिए। जो नैस्डैक और एसएनपी पे पिछले मंगलवार हमें भय था कि एक नया लो मारेंगे, वो मार चुके हैं कल। ऑलरेडी वो लो नीचे आ चुका है, और इसीलिए आज के निफ्टी के गैप डाउन को हमें फेड करना है, गैप डाउन को बाई करना है। मैंने आपको टैग करके ट्विटर पे कल रात को ट्वीट पोस्ट कर दी थी कि जब तक हम सवेरे आपसे मिलते तब तक वो गैप डाउन का बाई हो गया। तो अब लार्जर टाइम होराइजन पे अगर हम चलें तो अगले 4-5 दिन में कोई बैंक निफ्टी अगर 53,000 हो जाए और उसके बाद अगले 2 से 3 सप्ताह में वापस 47,000 हो जाएगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं दावा नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, पर हम ये दांव जरूर लगाएंगे स्टॉप लॉस के साथ। जब वो ट्रेड आएगा, एक बार के लिए बैंक निफ्टी में 53,000 की तेजी नहीं लगती है, और करेक्शन क्या पता पिछले लो को रिट्रेस कर जाए। बट वहीं निफ्टी के अंदर पुराना लो लौटे ऐसी संभावना अभी तो नहीं लग रही है। अगर इतनी बड़ी मार पड़ जाती है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि निफ्टी 22,600-700 के नीचे न जाए। और बैंक निफ्टी के अंदर में ये ज्यादा दबाव जो बनेगा, ये आईसीआईसीआई बैंक, कोटक के कारण, एचडीएफसी के कारण बनेगा, एक्सिस बैंक के कारण बनेगा। हम हो सकता है इनको एक एक करके जब सिग्नल मिलेंगे तो शॉर्ट सेल भी कर दें, पर हम एक भी पीएसयू बैंक को शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। उनको सबको हम पुल बैक में मच हायर बॉटम्स पे लेंगे। तो